गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे पदार्थ और उसके कणों के बारे में। साथ साथ हम बताएंगे कि इन कणों की क्या विशेषताएं हैं और हम चर्चा करेंगे कि ठोस, द्रव, गैस किस प्रकार आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिछली वीडियोज में हमने देखा कि पदार्थ क्या है और पदार्थ की अवस्थाएं क्या है। हमने देखा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये कण सदैव गतिशील होते हैं तथा इनके बीच में खाली जगह, रिक्त स्थान होता है। अब ये छोटे छोटे कण जब बहुत ही पास पास होते हैं, यानी अत्यंत नजदीक होते हैं, तो इस दशा में हम कह सकते हैं जब कणों का घनत्व अधिक होता है तो इनके बीच में चूंकि रिक्त स्थान होता है, इसलिए गुरुत्व के नियमानुसार हम जानते हैं कि प्रत्येक दो कणों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये कण भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं आपस में, इसलिए इनके बीच में भी एक आकर्षण बल कार्य करेगा। यहाँ पे जो कि ये कणों के बीच में लग रहा है, इसलिए हम अंतराणुक बल या अंतराणविक बल के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जब पास पास होते हैं, इनका घनत्व ज्यादा होता है, तो इस दशा में इनके बीच में जो लगने वाला बल है यह भी अत्यंत प्रबल होता है, अर्थात मजबूत होता है। अब यह जब मजबूत होता है तो मजबूत होने के कारण इनको हम दबा नहीं सकते, अर्थात ये अत्यंत कठोर होते हैं। ऐसे में हम पदार्थ की पहली अवस्था को ठोस की अवस्था या सॉलिड स्टेट के नाम से जानते हैं। जब यही कण आपस में थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं, अर्थात इन कणों का घनत्व कम हो जाता है, तो ऐसे में इनके बीच जो लगने वाला बल है वो कमजोर पड़ जाता है, क्षीण पड़ जाता है, और फलस्वरूप ये बहना स्टार्ट कर देते हैं। बहने की स्थिति में ये जिस बर्तन में रखे होते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, और इस प्रकार हम दूसरी अवस्था पर पहुंचते हैं। पदार्थ की ठोस दूसरी अवस्था है द्रव की अवस्था, इसे हम लिक्विड स्टेट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे पदार्थ की तीसरी अवस्था, जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, जिसे हम गैस अवस्था के नाम से जानते हैं, गैसेस स्टेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इन कणों का घनत्व बहुत ही कम होता है, और इस प्रकार ये कण जैसे ही कहीं पे स्वतंत्र रूप से खोले जाते हैं, ये आपस में फैल जाते हैं, अर्थात इनके बीच जो लगने वाला बल है वो नगण्य होता है, और इस प्रकार तीसरी अवस्था गैस की अवस्था होती है। साथ साथ हमने जाना कि जब अधिक ताप दाब पर, यानी उच्च ताप दाब पर हम गैसों को आयनित करते हैं, तो उस दशा में प्लाज्मा का निर्माण होता है। सूरज और तारों पर भी या अन्य तारों पर भी प्लाज्मा का निर्माण होता है, जिसके कारण वो चमकते हैं। साथ साथ फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियॉन बल्ब भी ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां प्लाज्मा का निर्माण होता है। इस प्रकार पदार्थ की चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिस पर हमारे देश के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस जी ने काम किया था, और बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन के सहयोग से इस पांचवी अवस्था का नाम BEC पड़ा, अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट जो शब्द है वो अंग्रेजी के कंडेंसेशन से मिलकर बना हुआ है। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन, अर्थात द्रव का गैस का द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाना। ओस भी संघनन का ही एक एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन का एक उदाहरण है। ऐसे में पदार्थ की पांचवी अवस्था जो BEC है, B फॉर बोस जो सत्येंद्र नाथ बोस जी के नाम पर पड़ा, E फॉर आइंस्टीन और C फॉर कंडेंसेट जो संघनन से बना हुआ है,
इस प्रकार पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम DEC अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। अब हम बात करेंगे इनके गुणों के बारे में। ठोस, द्रव, गैस किस प्रकार आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ, या हम यूं कह सकते हैं कि जो भी द्रव्य है वह अपने ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और इस प्रकार अगर पदार्थ की मात्रा के मात्रक को हम व्यक्त करें अर्थात पदार्थ की मात्रा को मापें, तो हम पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा एक भौतिक राशि है जो 7 मूल राशियों में से भी एक है, और इस प्रकार इसके मात्रक को हम मोल के नाम से जानते हैं। मोल कंसेप्ट पूरा का पूरा ये डिफाइन करता है कि यदि कोई पदार्थ 1 मोल है तो उसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। यह प्रदर्शित करता है कि प्रत्येक कण अपने ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और इस प्रकार 1 मोल में किसी पदार्थ की मात्रा के मात्रक मोल में पदार्थ के परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। अब इन कणों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार ये कण एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं जो मुख्य हैं, हम इन 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी है द्रव, व तीसरी अवस्था है गैस की अवस्था। कणों के आधार पर यदि हम चर्चा करें, ये देखें, तो हम पाते हैं कि आकार या आकृति, क्योंकि ठोस की निश्चित होती है। क्यों निश्चित होती है? क्योंकि इनके कण आपस में बहुत ही पास पास होते हैं, इनके बीच लगने वाला अंतराणु बल बहुत ही प्रबल होता है। इस दशा में ठोस की आकृति निश्चित होती है, लेकिन द्रव में यही कण चूंकि दूर दूर होते हैं, कोई द्रव होगा तो वह भी अपने प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। तो द्रव में यही दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके बीच लगने वाला जो अंतराणु बल है वो कमजोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और इस दशा में कोई द्रव बहना प्रारंभ कर देता है। जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, यानी द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती। और इसी प्रकार गैसों के बीच, चूंकि 2 अणुओं के बीच काफी स्पेस होता है, काफी खाली जगह होती है, इसलिए गैसों की भी आकृति या आकार निश्चित नहीं होती। अब हम बात करेंगे इसके आयतन की। ठोस चूंकि अत्यंत पास पास होते हैं, कठोर होते हैं, अंतराणु बल बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। द्रव के कण दूर दूर होते हैं, फिर भी यदि 1 लीटर जल को हम किसी बाल्टी में रखें अथवा किसी अन्य पात्र में रखें तो उसका आयतन उतना ही रहता है, अर्थात द्रव की आकृति या आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस
क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में कोई अंतराणु बल कार्य नहीं करता, और इस दशा में गैसों की ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। इस प्रकार हमने देखा कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है, और गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। अब यदि हम बात करें प्रसार की, प्रसार का मतलब है फैलाव, फैलना। तो चूंकि ठोसों में कण बहुत पास पास है, अत्यंत एक दूसरे से सटे हुए हैं, बहुत ही कम रिक्त स्थान है इनके बीच में, इसलिए इनके बीच लगने वाला बल प्रबल है, इसलिए इनका प्रसार कम होता है। जबकि द्रव में यही कण अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं, और इस प्रकार ठोसों की अपेक्षा द्रव का प्रसार अधिक होता है। जबकि गैसों में ये कण अत्यंत दूर दूर होते हैं, और यही कारण है कि गैसों का प्रसार अत्यधिक होता है, सर्वाधिक होता है अपेक्षाकृत ठोस और द्रव के। यदि हम दबाने की बात करें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ठोसों के कण जो है आपस में बहुत ही पास पास होते हैं, अंतराणु बल बहुत ही मजबूत होता है, तो इस दशा में इनको दबाया नहीं जा सकता, कठोर होते हैं। और इस प्रकार यदि हम इनकी संपीड़ितता की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, तो ठोसों की संपीड़ितता कम होती है, अर्थात इनको दबाया नहीं जा सकता, बहुत कम दबते हैं। जबकि द्रव को ठोसों की अपेक्षा ज्यादा दबाया जा सकता है, अर्थात इनकी संपीड़ितता भी अधिक होती है अपेक्षाकृत ठोस के। लेकिन गैस की चूंकि कण बहुत ही दूर दूर होते हैं, अर्थात इनको कॉम्प्रेस्ड करके हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, जिससे मोटर वाहन या अन्य चीजें चलाई जाती हैं। इसकी कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता सर्वाधिक होती है गैसों की। अब हम बात करें इनके गलनांक और क्वथनांक की। गलनांक का तात्पर्य है गलने से, और क्वथनांक का तात्पर्य होता है उबलने से। कोई द्रव एक निश्चित ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर गलना प्रारंभ कर देता है, वह निश्चित ताप उसका गलनांक कहलाता है। जबकि वही द्रव एक निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर उबलना भी प्रारंभ करता है, जिसे हम क्वथनांक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार अगर हम ठोस द्रव गैस में इनके गलनांक और क्वथनांक को लेकर के इनमें अंतर स्पष्ट करें, तो हम पाते हैं कि चूंकि कण अत्यंत ही पास पास हैं, उनके बीच लगने वाला अंतराणु बल बहुत ही मजबूत है, तो उन्हें हम जब गर्म करेंगे तो उनको टूटने में समय लगेगा। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक, अर्थात ठोसों के गलनांक और क्वथनांक सर्वाधिक होते हैं अपेक्षाकृत द्रव और गैसों के। यही गलनांक और क्वथनांक द्रव का अधिक होता है, कम होता है, और इसका सबसे कम होता है। इस प्रकार हमने देखा कि ठोस द्रव गैस में जो अंतर है वो इनके अणुओं के आकार और उनके बीच की दूरी के कारण है। अब हम देखेंगे कि ये ठोस द्रव गैस किस प्रकार आपस में एक दूसरे से संबंधित है।
यदि ठोस द्रव गैस को हम देखें तो हम पाते हैं कि इनमें विभिन्नता केवल अणुओं के आकार और उनकी आकृति को लेकर, उनके बीच की दूरी को लेकर के है। ऐसे में जब कोई ठोस पिघलता है, अर्थात गलन की स्थिति होती है, ठोस है, जब हम इसे गर्म करेंगे, ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये पिघलेगा अर्थात गलेगा, अर्थात क्या होगा, गलन होगा। अब वह निश्चित ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब जिस पर ये गलना प्रारंभ हो जाए, इसका गलनांक होगा, चाहे वह कोई भी ठोस पदार्थ है। अब ऐसे में जब ठोस को गर्म करते हैं तो गलन होता है, गलन की स्थिति के बाद वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ठोस क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है, द्रव बन जाता है। अब जब द्रव को हम और अधिक गर्म करते हैं, इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, इसका क्वथन होगा, ये उबलना स्टार्ट होगा और वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो वह गलन की स्थिति में होता है और द्रव बन जाता है, द्रव की स्थिति, द्रव की अवस्था बन जाती है। जब उसी द्रव को हम दोबारा गर्म करते हैं, अर्थात क्वथन करते हैं, क्वथन होता है उसका, तो वह गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पुनः यदि इसी गैस या वाष्प को हम ठंडा करें, ठंडा करने की स्थिति में यह गैस या वाष्प पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठंड के सीजन में, ठंड के मौसम में हम देखते हैं कि ओस की बूंदें दिखाई देती हैं, बरसात में बादल का निर्माण होता है। ये सब कुछ संघनन की वजह से, संघनन के कारण है। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, चूंकि वहां पे भी संघनन ही है, हवा को बहुत ही कम तापदाब पर ठंडा किया जाता है। तो गैस या वाष्प को हम जब ठंडा करते हैं, संघनन की स्थिति होती है, तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और पुनः जब द्रव को हम ठंडा करते हैं तो यह स्थिति फ्रीज यानी जमने की स्थिति होती है। इसको हम हिमन के नाम से भी जानते हैं। वह निश्चित ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब जिस ताप पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर देता है, हिमनांक कहलाता है। और इस प्रकार जब द्रव को ठंडा करते हैं, हिमन की स्थिति होती है, तो यह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वह द्रव की अवस्था में होता है, पुनः द्रव को गर्म करने पर वह गैस या वाष्प की स्थिति में होता है, और जब इसी गैस या वाष्प को ठंडा करते हैं तो यह द्रव बनता है और द्रव पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाता है। आज हमने ठोस, द्रव, गैस के बारे में जाना। आगे के वीडियोज में हम पुनः इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।